नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बढ़ेगा बिजली संकट। सीएम धामी आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे, राज्य को बिजली देने की करेंगे मांग। दिल्ली में होगी धामी आरके सिंह की मुलाकात। 2024 के लिए 96 लाख यूनिट बिजली की मांग। अब तक विशेष कोटे से उत्तराखंड को मिली 72 लाख यूनिट बिजली। दिल्ली में धामी आरके सिंह की मुलाकात होगी, बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। 2024 के लिए 96 लाख यूनिट बिजली की मांग की गई है और अब तक जो है विशेष कोटे से उत्तराखंड को 72 लाख यूनिट जो है बिजली वो मिलती थी, लेकिन अब और भी ज्यादा मांग ताकि बिजली मिल सके उत्तराखंड वासियों को। सीएम धामी आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे। तो 1 अप्रैल से अब बिजली संकट जो है वो बढ़ेगा, कहा यह जा रहा है। 1 अप्रैल से जब बढ़ेगा तो इसके लिए मांग अब करने के लिए सीएम धामी अब मांग करेंगे ऊर्जा मंत्री से बिजली की, ताकि प्रदेश के लोगों को बिजली की दिक्कत ना हो और जो किल्लत से जूझ रहे हैं उसका सामना वो ना करें। तो सहयोगी हितेश लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, फिलहाल क्या इस समय उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था कैसी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो भी बिजली मांग की जा रही थी उसमें थोड़ी सी कमी अब दिखाई दे सकती है। हितेश जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो फिलहाल हालात है बिजली को लेकर वो बहुत ही स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बिजली का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। उसके लिए आज मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और लगातार जो वहाँ पर केंद्रीय मंत्री है उनसे मुलाकात करेंगे। 4 धाम यात्रा के रोड मैप को लेकर वहाँ पर बात करेंगे और भी कई अन्य बातें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में बैठे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिजली का संकट हो या फिर पानी का संकट हो, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो जल स्रोत की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा ऐसे जल स्रोत हैं जो बंद हो चुके हैं, जिनकी माली हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है और ये बेहद ज्यादा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार बारिश बहुत कम देखने को मिली है प्रदेश के अंदर, तो उसके लिहाज से जो बिजली का जो संकट है वो प्रदेश के अंदर गहराता जा रहा है। तो वहीं जो अपोजिशन में जो पार्टी है कांग्रेस लगातार इसमें कह रही है कि क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और उत्तराखंड की जो बिजली है वो यहाँ पर न रहकर बाहरी राज्यों को यहाँ पर दी जा रही है। आखिर क्यों ऐसा उत्तराखंड के साथ दोहरा व्यवहार यहाँ पर हो रहा है? जी जी, लेकिन अगर हम बात करें हितेश, तो क्या आने वाले 1 अप्रैल से बिजली की खपत फिर कैसे होगी राज्य में? क्योंकि 1 अप्रैल से कहा जा रहा है दिक्कत ज्यादा आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से यहाँ पर स्रोत सूखे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है और जिस तरीके से जो डैम है या वहाँ पर जो बिजली उत्पादन की जो जगह है, वहाँ पर भी कुछ समस्याएं वहाँ पर आ रही हैं। तो जिस वजह से पूरे प्रदेश के अंदर जो बिजली का संकट है, वो गहराता जा रहा है और आने वाले समय में अगर स्थिति यही रही, तो वहाँ पर भी जो संकट है वो लगातार बढ़ जाएगा। लेकिन हालांकि इसको लेकर लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसमें लगातार लगे हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्दी इसका खाका तैयार कर लिया जाएगा। जी, चलिए हितेश, लौट कर आऊंगा, बने रहिएगा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा एक्शन, बिना पंजीकरण चल रहे अस्पताल और लैब पर शिकंजा। अवैध लैब क्लिनिक की जांच के लिए अब टीम बनाई गई है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश अब दिए गए। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, वैसे में जांच रिपोर्ट अब सौंपनी होगी, इसके लिए कमेटी अब बनाई गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन। अवैध लैब क्लिनिक की जांच के लिए टीम अब बनाई गई है। ऐसे में जो झोला छाप डॉक्टर है उन पर भी नकेल अब कसी जाएगी। अवैध जो लैब हैं, जो क्लिनिक हैं, उन पर शिकंजा होगा ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सकें। संजय पुंडीर सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजय, इस एक्शन से कितना फायदा होगा राज्य को? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर खामियां पाई जाती हैं। क्या इससे सुधार होगा क्या कुछ? संजय
बिल्कुल सागर, बीते दिनों से लगातार ही इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि उत्तराखंड के कई जनपदों में ऐसे क्लिनिक और हॉस्पिटल चल रहे हैं जिनका पंजीकरण नहीं है, जिसके बाद लगातार ही स्वास्थ्य विभाग ने इसका संज्ञान लिया। हालांकि अगर हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई है, हरिद्वार में स्वास्थ्य महकमे ने टीम भी गठित कर दी और साफ तौर पर महकमे का ये कहना है कि बिना पंजीकरण के या बिना वैध प्रमाण के कोई भी क्लिनिक या फिर अस्पताल नहीं चलेगा। हालांकि इस के लिए 15 दिनों का समय भी रखा गया है। जल्द से जल्द टीम को ये जांच पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपनी होगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लगातार बीते दिनों से कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों की तो इसमें जान भी जा चुकी है, जिसके बाद लगातार ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। हालांकि इनका यही कहना है कि अगर बिना पंजीकरण के हॉस्पिटल या क्लिनिक या फिर लैब चलती है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सागर, लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई एक्शन पहले भी लिए जा चुके हैं क्या संजय? क्योंकि समय समय पर अगर ऐसी कार्रवाई होती तो जो शिकायतें लगातार मिलती हैं वो थोड़ी कम मिलती है और लोगों की जानें भी कम जाती है, क्योंकि अवैध क्लिनिक लैब जान ही रहे हैं आप किस तरह से लोग वहां पर जाते हैं और उनके जंजाल में फंस जाते हैं। संजय, बिल्कुल सागर, लगातार ही हम देखते हैं कि सरकार की ओर से किसी तरह का आदेश होता है तो वो कुछ दिनों तक मान्य होता है, उसके बाद जो अधिकारी होते हैं वो नींद में सोए रहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी शिकायत स्वास्थ्य महकमे से की जाती है, उसकी जांच की जाती है, लेकिन जो जमीनी समाधान है यानी कोई स्थायी समाधान है वो नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि इस कमेटी किस तरह से रिपोर्ट देती है और किस तरह से जो अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहे हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सागर जी, चलिए ठीक है संजय, बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। वहीं अब बात कर लेते हैं अन्य खबरों की भी। पर्यटन को लेकर उत्तराखंड सरकार की पहल, अब पर्यटन से जुड़े 4000 लोग अब सीखेंगे मेहमान नवाजी। पर्यटन विभाग और THSC के बीच अब करार, अब पर्यटन को बढ़ावा अब देगी अब नई पहल सतपाल महाराज उत्तराखंड के। पर्यटन विभाग ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल के साथ एक MOU साइन किया है। इस बारे में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की मेहमान नवाजी देश के साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। THSC के साथ ही साझेदारी पर्यटन व्यवसाय में काम कर रहे लोगों को अब अच्छा फील अप कराने वाली है। सहयोगी हितेश लगातार अपडेट दे रहे हैं। हितेश, पर्यटन की दिशा में देखिए और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं अगर उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, अच्छे से उन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा, तो शायद ये एक अच्छी पहल इसे मानी जाए। अब हितेश जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से, क्योंकि चार धाम यात्रा का एक केंद्र उत्तराखंड है और पर्यटन क्षेत्र का भी एक बड़ा केंद्र उत्तराखंड है, तो उसी के लिहाज से लगातार जो कैबिनेट के मंत्री हैं सतपाल महाराज, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर भी कह दिया था कि कोई भी जो पिछली बार जो कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी कि जो उत्तराखंड के अंदर बाहर से लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं या फिर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके साथ कई मामलों में बदसलूकी देखी गई। तो उसी के लिहाज से अब मेहमान नवाजी कैसे हो, उसके लिए जो कौशल विकास योजना है, उसी के तहत अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अधिकारियों के माध्यम से सभी लोगों को, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बाहर से देश विदेश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसी के लिहाज से पर्यटन विभाग अब इसका पूरा खाका इसमें तैयार कर रहा है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीति जिस तरीके से सतपाल महाराज यहाँ पर तैयार करें, तो उससे आने वाले समय में पर्यटन और मजबूत होगा और देश विदेश से जो यात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत कब से होगी? और अगर हम माने पर्यटन की दिशा में इस तरह के काम क्या इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि जो है राजस्व और ज्यादा और बेहतर उत्तराखंड का, जिस तरह से तमाम देखिए इस समय दिक्कतों से गुजर रहा है उत्तराखंड, चाहे जोशीमठ आपदा को आप देख लें, चाहे बिजली संकट को आप देख लें, और भी ऐसी कई चीजें। हितेश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जोशीमठ में लगातार दरारों का मामला बढ़ रहा है, भू-धसाव का मामला वहां पर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो उसको लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं। लगातार पर्यटन के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा अप्रैल माह में शुरू हो जाएगी, केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो कई ऐसे जो मंदिर हैं उनके कपाट खुल जाएंगे, क्योंकि देश दुनिया से श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करेंगे। उस बीच में बरसात का मौसम भी आता है, सावन का महीना आ जाता है, तो काफी सारी ऐसी चीजें, इन सब चीजों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसमें पूरा खाका इसमें तैयार कर दिया गया है, पूरा रोड मैप मुख्यमंत्री ने इस बार तैयार किया है। वो जो इनका मास्टर प्लान है वो पिछले साल से बेहतर होगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। चलिए, शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। वहीं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार का दौरा है। दोपहर 1 बजे हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे निशंक। अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की यह बैठक होगी। बैठक को लेकर अधिकारियों ने फिलहाल तैयारी अब पूरी कर ली है। अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक होने वाली। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि इस समय सांसद हैं, 1 बजे मेला नियंत्रण भवन पहुंचेंगे। वहीं अगर अब बात करें रुड़की की, तो जहां पर खुशियों का त्योहार होली 2 परिवारों के लिए इस समय मातम में बदल गया, जब दोनों परिवार के 2 युवक गंग नहर में डूबकर लापता हो गए। रुड़की में होली पर गंग नहर में अलग अलग जगह नहाने गए 2 युवक तेज बहाव होने की वजह से डूबकर लापता हो गए। खबर सुनते ही दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की गंग नहर में तलाश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। चलिए सीधे चलेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय पहुंची हुई हैं। वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीक्षांत समारोह का ये आयोजन वहां पर में लिखा गया है 4th सेंचुरी में तमिलनाडु में मैग्ना कार्टा के सेंचुरीज पहले। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब ये नई संसद भवन की नींव रखा गया, कहा भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, भारत ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसकी जेएनयू तो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है। और मैं आज इसीलिए और प्रसन्न हूं कि आज कौन हमारे बीच में अतिथि करके आए हैं। रॉक बॉटम एक शब्द है अंग्रेजी में, एकदम किसको कभी तृणमूल कहा गया, कभी एकदम निचले तबके के अंदर उसको वर्णन किया गया है, उसको कभी एकदम जमीनी कहा गया। उस जमीन से, जंगल से एक सामान्य घर की महिला आज महामहिम राष्ट्रपति होकर हमारे बीच में है। यह भारत में है। मैं जिम्मेवारी के साथ आप जैसे शोधकर्ताओं के सामने यह आह्वान देकर जाता हूं, यह केस स्टडी होनी चाहिए। क्या दुनिया में 75 साल की आजादी के उपरांत जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या भारत दुनिया में कोई देश अपने गवर्नेंस सिस्टम पे इतनी एम्पावरमेंट किया है क्या? ये जेएनयू की ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट्स की शोध की विषय होनी चाहिए। मित्रों, ये जेएनयू की कैरेक्टर है। हम आजादी के अमृत महोत्सव पूरा किए, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो लोग डिग्री लेके जाएंगे, जो युवा साथी डिग्री लेके जाएंगे, और सामूहिक रूप में जेएनयू से अपेक्षा क्या है, समाज की, भारत की क्या अपेक्षा है, लोगों की क्या अपेक्षा है, सभ्यता की क्या अपेक्षा है, मनुष्य सभ्यता की क्या अपेक्षा है। मित्रों, भारत अभी G20 की अध्यक्षता कर रही है। उस अवसर पे प्रधानमंत्री जी ने एक नया फोरम बनाया, ग्लोबल साउथ की एक समिट किया इन दिनों में। विश्व के 130 से ज्यादा गरीब देशों को एकत्रित करके ये कहा, आप तो G20 के सदस्य नहीं हो, लेकिन भारत आपकी गारंटर है। हम आपकी अपेक्षा और आकांक्षा को देश, विश्व की संपूर्ण देशों के सामने रखेंगे और आपकी आवाज हम बनेंगे। मित्रों, 130 से 130 देश भारत की उस आह्वान पे एकत्रित हुए हैं और अपना अपेक्षा को रखें। मैं सौभाग्यशाली हूं, उस प्रोसेस में मैं भी हूं। मैं इसलिए इस विषय को आपके सामने रखा। आपने पीएचडी किया है, आप सिर्फ एक कैरियर नहीं बनाओगे, आपके ऊपर देश की 130 करोड़ लोगों की भरोसा जुड़ा हुआ है। आपकी रिसर्च, आपकी डॉक्यूमेंट, आपकी आगे की जिंदगी की आउटपुट सिर्फ आपकी नहीं है, ये देश की है, समाज की है, ह्यूमैनिटी की है। यही जेएनयू की चरित्र है। जेएनयू की विद्यार्थी जब पढ़ के जाएगा, यह वैश्विक नागरिक होगा। इस प्रकार की एनविजन हमने इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया है। मैं आपको निवेदन करने आया हूं, आपकी समावर्तन समारोह में आप आपके बारे में सोचिए। देश को आजादी का 75 साल हो गया। आने वाले 25 साल में हमें विश्व की जिम्मेवारी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। प्रजातंत्र की और एक शर्त है, सिर्फ मांग करने से नहीं होगा, अधिकार जाहिर करने से नहीं होगा। मित्रों, अधिकार जाहिर करना उचित है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, लेकिन
अधिकार तब पूरा होगा, 10 लोगों के अधिकार तब पूरा होगा, एक कोई अगर जिम्मेवारी लेगा। मैं इस 948 युवा मित्रों से जिम्मेवारी लेने की समय आई है। आप जिम्मेवारी लोगे, ना केवल आपकी निजी आवश्यकता, आपकी राज्य, आपकी देश, आपकी परिवार, वैश्विक नागरिकों की, ग्लोबल साउथ की रिस्पांसिबिलिटी आप लोगे। इसी संकल्पना के साथ आप यहां से जाओगे। और मैं अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। जेएनयू की एक संस्कृति के बारे में मैं कहा, मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी। चलिए फिर एक बार चलेंगे दीक्षांत समारोह की तरफ, जहां पर देश की राष्ट्रपति क्या कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये उपलब्धि आप सबके गहरे अध्ययन और शोध के परिणाम है। इसके लिए मैं आप सबकी और सभी रिसर्च सुपरवाइजर्स की सराहना करती हूँ। आज लगभग 948 विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई है। मुझे बताया गया है कि ये एक प्रकार का राष्ट्रीय कीर्तिमान है। इसके लिए भी मैं जेएनयू परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन इसके भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जेएनयू के अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों में गुणवत्ता होती है। ये गुणवत्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय भी है और सराहनीय भी है। मुझे ये भी बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जेएनयू को देश के विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस रैंकिंग के तहत वर्ष 2017 से जेएनयू लगातार द्वितीय स्थान पर बना हुआ है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम भी आशा करते हैं कि ये द्वितीय स्थान प्रथम में बदल जाए नेक्स्ट ईयर। इस निरंतर उपलब्धि के लिए मैं जेएनयू की टीम के सभी वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। Ladies and gentlemen, JNU is a relatively young university. I look at it as a meaningful historical coincidence that JNU began to function in the year of Mahatma Gandhi's centenary celebrations in 1969. It is pertinent to remember the statement of Nehruji on the emergence of Bapu on the stage of our freedom struggle. He had said, and I quote, "And then Gandhi came. He did not descend from the top. He seemed to emerge from the millions of India, speaking their language and incessantly drawing attention to them and their appalling condition." Unquote. चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।